गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम कर रहे हैं पार्ट सेकंड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम थोड़ा सा बेसिक समझ रहे हैं। और जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो आइकन पे प्रेस करके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर आज बात करेंगे, वो है सबसे पहले इमेजिनरी क्वांटिटी। इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होती है? ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे इमेजिनरी यूनिट, जैसे हम आयोटा भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमेजिनरी यूनिट की। अगर आपको याद हो तो इमेजिनरी यूनिट क्या होता था आपके पास? अंडर रूट ऑफ -1, जिसे हम क्या कहते थे? आयोटा। और ये अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता था आपके पास? सॉल्यूशन होता था। किसका सॉल्यूशन होता था? ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इक्वेशन क्या थी आपके पास? x² + 1 = 0। यहां से ही आपके पास क्या आया था? अंडर रूट ऑफ -1, जिसे आइलर ने क्या कहा था? आयोटा कहा था। क्लियर है? अब उसके बाद इमेजिनरी क्वांटिटी क्या है? इमेजिनरी क्वांटिटी का मतलब जब 1 को आप रिप्लेस कर देते हो किसी भी अनदर रियल नंबर से, यानी बिल्कुल सिमिलर है कि अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव रियल नंबर है और उसका आप क्या करते हो? स्क्वायर रूट करते हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं? इमेजिनरी क्वांटिटी कह देते हैं। जैसे मान लीजिए -√3, -144, -47, ये सारे रियल नंबर है, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। तो यानी जब आपके पास एक नेगेटिव रियल नंबर है और उसके ऊपर क्या आ जाता है? स्क्वायर रूट आ जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? इमेजिनरी क्वांटिटी। स्टार्टिंग में ये कहा गया था कि ये जो इमेजिनरी है ना, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। पर अब क्या हो रहा है? ये इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में यूज हो रहे हैं। रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये आपके क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं रियल वर्ल्ड में भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमें पता लग गया इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होती है। अब सपोज कीजिए अंडर रूट ऑफ -3 है। अगर मुझे इसे लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? देखो, -1 × 3 ऐसे लिख सकता हूं। अब इसका मतलब क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 3, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो अंडर रूट ऑफ -1 कितना आ गया? आयोटा। और ये कितना हो गया? √3। तो देखो, जिस भी रियल नंबर के साथ अगर आयोटा होता है तो वो आपकी क्या होती है? इमेजिनरी क्वांटिटी होती है। क्लियर है? और इमेजिनरी क्वांटिटी कैसे बनी है? जब उसके साथ स्क्वायर रूट किसका था? एक नेगेटिव रियल नंबर का था। क्लियर है? अब यहां से ये कंडीशन भी है, अंडर रूट ऑफ AB, ये आपको पता होना चाहिए। अंडर रूट ऑफ AB किसके इक्वल है? अंडर रूट ऑफ A इंटू में अंडर रूट ऑफ B। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास A और B दोनों क्या हो? पॉजिटिव वैल्यूज हो, या फिर आपके पास A नेगेटिव वैल्यू हो, B आपके पास पॉजिटिव वैल्यू हो, या फिर आपके पास A पॉजिटिव वैल्यू हो और B आपके पास नेगेटिव वैल्यू। यानी इन कंडीशंस पे तो ये होल्ड करेगा। पर अगर आपके पास A और B दोनों ही नेगेटिव वैल्यू है तो ये कंडीशन आपकी होल्ड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी वो मैं आपको बताता हूं। सपोज कीजिए यहां पर मैंने एक नंबर लिखा है 1। क्लियर है? इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, और इस 1 के स्क्वायर को अंदर ऐसे लिख सकता हूं -1 × -1। क्लियर है? अगर मैं इस कंडीशन को नहीं अप्लाई करता, इसे नहीं देखता हूं, तो मैं तो इसे ऐसे ही अलग अलग कर दूंगा, अंडर रूट ऑफ -1 × अंडर रूट ऑफ -1। और अंडर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल है? आयोटा पे। आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा किसके इक्वल आ गया? आयोटा स्क्वायर, विच मींस -1। देखो 1 था और आंसर किसके इक्वल? इसे सॉल्व करके -1। क्या 1 -1 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो ये गलत क्यों आया? 1 इक्वल कैसे हो गया -1 के? जब मैंने यहां पर ये कंडीशन ही क्या लगाई? गलत लगाई। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग तभी लिख सकते हैं जब आपके पास या तो दोनों वैल्यूज क्या हो? पॉजिटिव हो, या फिर आपके पास A नेगेटिव और B पॉजिटिव, या फिर A पॉजिटिव और B नेगेटिव। जब दोनों नेगेटिव्स होंगे तब आपके पास ये होल्ड नहीं करेगा। क्लियर? उसके बाद सपोज कीजिए आपके पास कोई इमेजिनरी क्वांटिटी है, एक ये है और एक ये है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? यहां पर आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ AB। सपोज कीजिए अगर आपके पास एक है -3 और एक है -7, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? माइनस बाहर 3 × 7, यानी
21। ये एक्चुअल में हुआ कैसे है देखो, -3 था, -3 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा इंटू √3। देखो यहां पर कर रखा है, सेम एज इट इज इसे कैसे लिख सकते हैं, आयोटा इंटू √7। क्लियर है। अब आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर, और √7 और √3 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और √7 √3 कितना हो गया, 21। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब जो हम करेंगे आगे वो करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दिखता है, क्या वो रियल नंबर की तरह ही होता है या कुछ अलग होता है। ठीक है, तो आइए अब हम उसे डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं C से, या फिर इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि आप इसी तरह से रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा पहचानने में आसानी हो जाती है, कंफ्यूजन नहीं रहती है। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्टिंग में जो हमने ये मानना था कि जो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है वो क्या है, आपका रियल नंबर ही है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर आपके पास क्या होते थे, सारे के सारे नंबर एग्जिस्ट करते थे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स, और भी जितने नंबर्स है सारे के सारे आपके रियल नंबर में एग्जिस्ट करते थे। पर यहां पर क्या हुआ, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा तो वहां पर हमें यह पता लगा कि रियल नंबर से भी बड़े कुछ नंबर्स होते हैं। वो क्या था आपके पास, इक्वेशन x² + 1 = 0, और यहां से x की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, √(-1), जिसे आयलर ने किससे रिप्रेजेंट करा था, आयोटा से। यानी आयोटा का मतलब क्या था, √(-1), विच इज ए इमेजिनरी क्वांटिटी कह लीजिए आप। तो यहां से ये आया कि आपके पास रियल नंबर के अलावा भी क्या है, कुछ और नंबर्स हैं जिन्हें हम क्या कहते थे, इमेजिनरी क्वांटिटीज कहते थे। ठीक है, तो यहां पर इसके अंदर कैसे नंबर्स होते थे, 2 आयोटा, 3 आयोटा, √3/2 आयोटा, इस तरह के नंबर्स होते थे। तो यहां से क्या हुआ, ये कंक्लूजन निकला कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किसका है, रियल पार्ट का प्लस में इमेजिनरी पार्ट का। तो इसे जर्नली कैसे लिखते हैं, z = a + आयोटा b। अब यहां पर आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा, सर a और b क्या है, तो a और b आपके पास है रियल नंबर्स। रियल नंबर देखो, अब यहां पर देखो, रियल नंबर ये है रियल पार्ट, यानी इसमें कोई भी आयोटा वाली वैल्यूज नहीं होंगी, ये है रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सब से आप फैमिलियर हो, है ना, 2, 3/2, √2, ये सारे आपने देख रखे। तो यहां पर इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। अब बात करते हैं आयोटा बी। तो यहां पर देखो, आयोटा तो ठीक है, अब ये जो यहां पर नंबर्स है 2, 3 √3/2, ये भी तो रियल नंबर्स है। तो यही मैंने लिखा है, चाहे रियल पार्ट हो चाहे इमेजिनरी पार्ट हो। ठीक है, यहां पर जो a और b है वो किसे रिप्रेजेंट करेंगे, रियल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर हमने ये कहा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, दो पार्ट्स का, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अगर मान लीजिए मुझे कहना हो रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, z क्या कर रहा है यहां, कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे पोलिनोमियल होता है ना, पोलिनोमियल को अगर मैंने लिखना हो जैसे x² + 2x, x² + 2x, तो मान लीजिए अगर मुझे ऐसे लिखना है तो ऐसे तो नहीं लिखूंगा ना, हम क्या करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई f(x), इस तरह से लिखते हैं। तो सेम एज इट इज, अगर मान लो a + आयोटा b लिखूंगा तो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा ना, तो मैं क्या कर देता हूं, इसे z से कर देता हूं। अब आप किसी से भी कर सकते हैं, पर क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग से ही, ठीक है ना, हम इसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z से, तो हमने भी क्या कर दिया, z से ही रिप्रेजेंट कर दिया, z = a + आयोटा b। अब रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा आपके पास, a, और इमेजिनरी पार्ट, देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, b। मोस्टली क्या करते हैं, आयोटा b लिख देते, तो गलत है। ठीक है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा के साथ जो रियल नंबर है। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। ये लीजिए, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 3/2 आयोटा। अगर मैं कहता हूं कि आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, 1, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3/2। क्लियर हो गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ आ गया। अब इन दो
पार्ट्स की वजह से हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किस तरीके से, देखो अगर मान लीजिए मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो यहां पर अगर a 0 हो गया तो z की वैल्यू क्या आएगी, आयोटा b, यानी सिर्फ इमेजिनरी नंबर होगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये क्या आपके पास प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों, क्योंकि इसमें रियल पार्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। 0 प्लस आयोटा बी, देखो a की जगह 0 और ये आयोटा b। अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो ये देखिए z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पर हम बात कर रहे हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ रियल पार्ट क्या होगा, हमेशा 0 यानी 3 आयोटा। उसके बाद अगर मान लीजिए, ये तो थी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड क्या है कि अगर मेरे पास b 0 हो जाए, यानी इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, तो z इज इक्वल टू यहां पर b की जगह 0 पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा a, यानी जैसे z इज इक्वल टू 3/2, z इज इक्वल टू 2, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से ना एक कंक्लूजन आया, क्या कंक्लूजन आया कि आपके पास जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सबसेट है किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर के। कहने का मतलब जितने भी रियल नंबर्स हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, क्योंकि उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, 0, क्लियर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नंबर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपके पास है थर्ड, कि अगर मान लीजिए a भी 0 हो जाता है और b भी 0 हो जाता है, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 प्लस 0 आयोटा, विच मीन 0, यानी रियल नंबर में तो हम ऐसे लिखेंगे 0, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना हो तो 0 प्लस 0 आयोटा, जिसमें रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, 0 है। क्लियर हो गया। तो होप आप सबको ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट में इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो थर्ड पार्ट जरूर देखना। थैंक यू।